तो इसमें सूर्य नमस्कार मस्ट बी प्रैक्टिस ट्रेडिशनली। तो सूर्य नमस्कार का वर्णन ट्रेडिशनल मूलतः कब शुरू हुआ ऐसा कुछ है नहीं। ओंद नरेश गंगाधर जी ने इन पे सबसे पहले पुस्तक लिखी। विदर्भ के ओंद नरेश थे, ओंद एक राज्य था, तो 9700 वर्ष पुरानी पुस्तक उनकी है। उनका ये सूर्य नमस्कार का वर्णन सबसे पहला मिलता है, सबसे पहला मिलता है। उससे पहले का वर्णन अभी नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, तो ओंद नरेश ने सबसे पहले इस सूर्य नमस्कार पे कुछ लिखा सबसे बाकी कितना हाँ, वैदिक परंपरा का नहीं है, वैदिक लौकिक परंपरा का ही है, लौकिक परंपरा का ही है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कुल 12 आसन होते हैं, 12 सूर्य के 12 नामों के। चूंकि सूर्य की 12 कलाएं होती है, सूर्य की कितनी कलाएं होती है? 12 कलाएं होती है। और इन कलाओं के हिसाब से इनके नाम है, मित्र कला, रवय कला। तो ये सूर्य के 12 नाम के हिसाब से, तो 12 कलाओं के हिसाब से उन्होंने 12 विशेष आसनों का अभ्यास रखा इसमें, सूर्य की 12 कलाएं। ठीक है, चंद्रमा की जैसे 16 कलाएं होती है, इसी प्रकार सूर्य की 12 कलाएं होती है। तो सूर्य की 12 कलाओं के अनुरूप ही ये 12 आसन से एक सूर्य नमस्कार का चक्र पूरा किया जाता है, सूर्य नमस्कार का चक्र पूरा किया जाता है। तो पहला आसन जो है इसमें प्रणाम आसन है। मित्र से ओम मित्राय नमः, इससे प्रणाम, सूर्य को प्रणाम किया गया है, सूर्य को प्रणाम किया गया है और अभ्यास आरंभ किया जाता है सूर्य को प्रणाम करके। और चूंकि हाथ हृदय की ओर रहता है, थाइमस की ओर रहता है, तो चक्र का ध्यान हृदय चक्र हो जाता है। ध्यान अर्थात प्रभाव, तो यह ग्लैंड अर्थात थाइमस ग्लैंड, ग्लैंड अर्थात थाइमस ग्लैंड। और चूंकि हाथ का मूवमेंट है तो हाथों का प्रभाव है, बस यहीं तक, उससे नीचे कोई मूवमेंट है नहीं, कोई मूवमेंट है नहीं। तो ये सामान्य प्रणाम आसन पहला आसन। दूसरा हस्तउत्तान आसन, इसमें थाइमस ग्लैंड पे प्रभाव है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड ही बैक जा रही है, हाथ तो जा ही रहे हैं, हाथ तो जा ही रहे हैं। नाभि तक के क्षेत्र का पीछे, क्योंकि कमर से झुकना होता तो कमर और हृदय झुकता है, कमर और हृदय झुकता है, गर्दन पूरी पीछे जाती है, गर्दन पूरी पीछे जाती है। तो ये रवय नमः, सामान्य श्वास, नॉर्मल श्वास भरते हुए बैक गए, श्वास भरते हुए, तो इनहेल की प्रक्रिया है। हस्त उत्तान आसन में श्वास लेने की प्रक्रिया है। ग्लैंड पे और चक्र पे प्रभाव, तो थायराइड ग्लैंड और विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड और विशुद्धि चक्र, चूंकि गले में खिंचाव होता है, गले में खिंचाव होता है। तो पेट से लेके, कमर से लेके, कंधे से लेके गर्दन, इन सब अंगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। प्रभाव, तो ये शरीर का अंगों का प्रभाव। ग्लैंड में देखोगे थायराइड ग्लैंड, पहला थाइमस, दूसरा थायराइड, चक्र में विशुद्धि चक्र, चक्र में विशुद्धि चक्र। इस सूर्य नमस्कार के दूसरे आसन, दूसरा आसन। तीसरा आसन है पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए, यहां श्वास की स्थिति छोड़ते हुए नीचे की ओर झुक रहे हैं, तो पूरा पेट खाली। ठीक है, तीसरा मंत्र, दूसरा मंत्र ओम रवै नमः, पहला मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, दूसरा ओम रवै नमः, तीसरा ओम सूर्याय नमः, तीसरा ओम सूर्याय नमः। तो इसका, चूंकि पूरा झुक रहे हैं, पूरा झुक रहे हैं, और झुक कहाँ रहे हैं? नाभि से भी नीचे से झुक रहे हैं, कमर से झुक रहे हैं, तो नाभि से जो नीचे का चक्र है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो नाभि से नीचे का चक्र कौन सा है? स्वादिष्ठान चक्र है। कौन सा चक्र है? स्वादिष्ठान चक्र। और ग्लैंड भी करोगे तो गोनेड्स पे प्रभाव, जनन ग्रंथियों पे, जनन ग्लैंड्स पे प्रभाव पड़ेगा, जनन ग्लैंड्स पे। पाद हस्तासन, तो आंतों पर, शरीर में आंतों पर प्रभाव इत्यादि रहेगा, आंतों पर प्रभाव इत्यादि रहेगा। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड और पीयूष मस्तिष्क पर भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का स्राव बढ़ जाएगा। तो ये तीसरा पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए, मंत्र सूर्याय नमः, चक्र स्वादिष्टान, और ग्रंथियां, जनन ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ेगा।
चौथा अश्व संचलन। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी तो आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र पर। प्रभाव पैरों पे रहेगा, एब्डोमेन रीजन पे रहेगा, गर्दन पे रहेगा और आज्ञा चक्र पर रहेगा। ठीक है, तो अश्व संचलन मूलतः शरीर में ग्लैंड्स में देखोगे तो थायराइड पे भी इसका इफेक्ट रहेगा और जनन ग्रंथियों के साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि उस रीजन में खिंचाव रहेगा, उस रीजन में खिंचाव रहने के कारण पैर की प्रस्तुतीकरण रहेगा। तो विशेष दृष्टि से एक पैर की दृष्टि से देखोगे एक में खिंचाव, तो मूलतः नीचे के प्रदेश में श्रोणी रीजन में ही प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। पांचवा दंडासन, पांचवा दंडासन। अश्व संचलन श्वास भरते हुए, दंडासन में पूरी श्वास बाहर, पूरी श्वास बाहर। ओम खगाय नमः, खगाय नमः। हाथ और पैरों पर स्थिति चक्र, मूलाधार चक्र। शरीर के अंगों पर प्रभाव तो समस्त शरीर पे लगभग प्रभाव, लेकिन सबसे अधिक कंधों पर प्रभाव रहेगा, सबसे अधिक कंधों पर प्रभाव रहेगा। अगला अष्टांग नमस्कार आसन, अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते, लेकिन श्वास भरते अंतिम अवस्था में इसमें श्वास छोड़ी जाएगी, श्वास लेते गए लेकिन अंतिम अवस्था में इसमें श्वास छोड़ दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। ओम पूषणे नमः, पूषणे नमः। नाभि रीजन थोड़ा ऊपर रहने के कारण अन्य की तुलना में प्रभाव पड़ेगा मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र और एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, आठों अंगों पर प्रभाव पड़ेगा, आठों अंगों पर प्रभाव पड़ेगा। श्वास भरते हुए भुजंगासन होगा, अंतिम अवस्था में श्वास छोड़ी जाएगी, इसमें ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए भुजंगासन में जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए, तो यहाँ अंतिम अवस्था में श्वास छोड़ी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए उसमें आएंगे, सॉरी इसमें लेते हुए अष्टांग नमस्कार में, लेकिन अंतिम अवस्था में श्वास छोड़ देंगे। इसी प्रकार भुजंगासन में श्वास भरते हुए करेंगे, लेकिन सबसे लास्ट अवस्था में श्वास छोड़ेंगे। तो यहाँ ये भुजंगासन में श्वास भरते हुए होगा, श्वास भरते हुए होगा। ठीक है, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, हिरण्य गर्भाय नमः। स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र मुख्यतः प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, स्वादिष्टान और नाभि तीनों चक्रों पर प्रभाव, तीनों चक्रों पर प्रभाव, क्योंकि मूलाधार चक्र मूलबंध भी इसमें लग जाता है अच्छे से, वो तो स्वादिष्टान में भी प्रभाव और नाभि बेंड होने के कारण नाभि तक के रीजन को, तो इस तीनों चक्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तीनों चक्र। ठीक है, और शरीर में भुजंग आसन से कुंडली जागरण होता है, गैरड संहिता में कहा है, इसलिए मूलाधार पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ये निश्चित रखना है। ठीक है, तो भुजंग आसन सबसे अधिक रिलेटेड मूलाधार चक्र से रहेगा। ग्रंथियों में जनन ग्रंथियां, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ेगा, तीनों ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ेगा। थाइमस पे भी क्योंकि जुड़ा रहेगा। गर्दन, स्पाइन पे, स्टमक पे, पैरों पे प्रभाव। अगला आसन पर्वत आसन, श्वास छोड़ते हुए, पर्वत आसन श्वास छोड़ते हुए किया जाएगा। और अंतिम अवस्था में श्वास पूरी वैसे भी बाहर रहेगी, बाहर रहेगी। ओम मरीचये नमः, मरीचये नमः। तो पर्वत आसन तो श्वास छोड़ते हुए होगा, पर्वत आसन पूरा का पूरा। अगला आसन है अश्व संचलन, पुनः श्वास भरते हुए ओम आदित्याय नमः। ठीक है, वही आज्ञा चक्र पर प्रभाव। ओ पादस्तासन, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए ओम सवित्रे नमः, स्वादिष्टान चक्र। ठीक है, अगला हस्तोत्तान आसन, श्वास लेते हुए पुनः वही वाला प्रभाव, विशुद्धि चक्र। और प्रणाम आसन, ओम भास्कराय नमः, हृदय चक्र। तो 12 मंत्रों के नाम, ग्रंथियों का प्रभाव, चक्रों का प्रभाव, ये आ सकता कौन सा किससे रिलेटेड करें, रिलेट करें। तो एक दो का ध्यान रखना है, अधिक नहीं। ठीक है, जैसे भुजंग आसन है,
ठीक है, वैसे तो 3 चक्रों में प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मूल आए तो फिर मूलाधार करना, मूलाधार करना। इसी तरह पादहस्तासन में आए तो फिर उसमें स्वादिष्टान, स्वादिष्टान, ठीक है। भुजंग आसन में चूंकि पूरा मुड़ रहा है तो मणिपुर चक्र पे भी प्रभाव पड़ता है, मणिपुर पर भी प्रभाव पड़ता है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसको भी ध्यान रखेंगे। और अष्टांग नमस्कार में भी मणिपुर, बाकी जहाँ है विशुद्धि चक्र है पूरा का पूरा पीछे जाने वाले, ठीक है। तो ये इसके मंत्रों और ग्लैंड ग्रंथियों का ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब अपने हैं आसन, ठीक है। तो आसन में कई प्रकार के इन्होंने बोले हैं, स्टैंडिंग खड़े होने वाले आसन, सिटिंग बैठने वाले आसन, प्रोन पोस्चर पीछे की ओर कमर मोड़ने वाली आसन, ठीक है, सुपाइन पोस्चर पीठ पे लेटे हुए वो आसन, और बैलेंसिंग संतुलनात्मक आसन। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार इन्होंने 5 प्रकार से आसनों को विभाजित किया है। खड़े होने वाले, बैठकर किए जाने वाले, ठीक है, लेटे हुए हैं लेकिन कमर मुड़ी हुई है, कमर झुकी हुई है, एक कमर पर लेटकर, और एक संतुलनात्मक। अन्य दृष्टि से जो आसन है वो 3 प्रकार से है। पहला क्या है, ध्यानात्मक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन इत्यादि ध्यानात्मक आसन। दूसरा आसन है शरीर संवर्धनात्मक आसन, जो शरीर को संवर्धन करे, शरीर को विकसित करें, विकास करें, तो शरीर संवर्धनात्मक आसन। और तीसरा है विश्रांति कारक आसन, विश्रांति कारक आसन जो शरीर को विश्राम प्रदान करे, उसमें शवासन और ये मकर आसन इत्यादि आते हैं, दंडासन, ये तीनों आसन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो वो 3 अलग है, ये 5 प्रकार के अलग है। इसमें बैलेंसिंग अलग है, खड़े होने वाले, बैठने वाले, लेट कर किए जाने वाले 2 प्रकार के हैं, एक जिसमें पेट के बल लेटते हैं और एक जिसमें पीठ के बल लेटते हैं। तो ये अपने 5 प्रकार के आसन यहाँ वर्णित है, आसन वर्णित है, ठीक है। आसन के बारे में पता है, ठीक है। तो ध्यानात्मक, शरीर संवर्धनात्मक और शिथिल कारक, और शिथिल कारक। तो ध्यानात्मक आसन में पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन इत्यादि। शरीर संवर्धनात्मक में अन्य सारे आसन, अन्य सारे लेट कर किए जाने वाले, खड़े होकर किए जाने वाले, ठीक है, बैठ कर किए जाने वाले में भी बहुत से जो ध्यानात्मक नहीं हो, अर्धमत्स्येंद्र हुए, ये इत्यादि जो भी आसन है, मंडूकासन हुए, सारे के सारे क्या शरीर संवर्धनात्मक है। और ध्यानात्मक सॉरी तुलनात्मक आसन जो है, विश्रांति कारक आसन है, उसमें शवासन, मकर आसन, शशांक आसन इत्यादि इत्यादि। तो ये 3 प्रकार से आसन हो गए स्वामी कुल्यानंद जी के अनुसार, कुल्यानंद जी के अनुसार, ये ध्यान रखना है। अब आसनों की संख्या, अब आसनों की संख्या, गरण संहिता 32, हठ प्रदीपिका 15, शिव संहिता 4, हठ रत्नावली 84, सत सिद्धांत 3, ठीक है। फिर अपने सिलेबस के अनुसार 5 खड़े होकर किए जाने वाला आसन, स्टैंडिंग पोज, बैठकर किए जाने वाले सिटिंग पोस्चर, लेटकर या पेट के बल किए जाने वाले, ठीक है, प्रोन पोस्चर, और पीठ के बल लेट के सुपाइन पोस्चर, और बैलेंसिंग पोस्चर संतुलनात्मक आसन। इस प्रकार ये 5 भागों में वर्गीकरण अपने सिलेबस के हिसाब से किया गया। और स्वामी कुल्यानंद जी ने जो हठ प्रदीपिका में वर्णन है, आगे जिसको हमें सबसे अधिक मुंगेर में भी इसी को वर्णन है, ध्यानात्मक, शरीर संवर्धनात्मक और शिथिल कारक, विश्रांति कारक, जिसको विश्रांति कारक कहते हैं, विश्रांति कारक कहते हैं। इस प्रकार अपना ये आसन है। अब स्टैंडिंग आसन में अर्धकटी चक्रासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोण आसन, परिवृत त्रिकोण आसन, पार्श्व कोणासन और वीरासन। ये इतने प्रकार के आसन हैं, ये इतने प्रकार के आसन हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि किसको नहीं करना है, किसको नहीं करना है। तो 2 चीज ध्यान रखनी है, आगे झुकने वाले जितने आसन हैं, तो जिनको स्पॉन्डिलाइटिस, कमर की प्रॉब्लम हो, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो कमर, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधे वाला सर्वाइकल और नीचे वाला लंबर, तो उसको आगे झुकने वाले नहीं करने हैं, उसको आगे झुकने वाले। फिर जहां पेट का खिंचाव हो, वहां हर्निया वाले को नहीं करना है,
हर्निया वाले को नहीं करना है। फिर पेट में अत्यधिक खिंचाव, पेट पर अत्यधिक प्रभाव हो, तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, उनको भी नहीं करना है, उनको भी नहीं करना। तो ये एक सामान्य स्मरण रखना है, सामान्य स्मरण रखना है। और इसमें अर्धकटी चक्रासन, ठीक है, अर्ध चक्रासन, ये इत्यादि पारंपरिक नहीं है, बाकी सब पारंपरिक है। तो ये आ गया, देखो गर्भावस्था और हर्निया में नहीं करना है। तो गर्भावस्था में सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जिस पर पेट पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो आसन सभी गर्भावस्था में कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी आसन फिर गर्भावस्था में निषेध है। जैसे प्रोनासन तो बिल्कुल नहीं, प्रोनासन बिल्कुल नहीं। पीठ केवल लेट के किए जाने वाले में एक दो आसन कर सकते हैं जिसपे पेट पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। ध्यानात्मक आसन कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे, ठीक है, बहुत जो प्रभाव डालते हो, बहुत कठिनता से किए, वो नहीं कर सकते। विश्रांति कारक किए जा सकते हैं, लेकिन बाल आसन, ऐसा सॉरी शशांक आसन नहीं किया जा सकता, शशांक आसन नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। स्लिप डिस्क, चूंकि ये कमर से संबंधित रिलेटेड है, तो उसमें नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये सारे आसनों में ध्यान रखना है, रखना है, ठीक है। बाकी इसमें कोई वो नहीं है। बाकी हम प्रत्येक आसन नहीं पढ़ेंगे, प्रत्येक आसन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बैठकर आसन के वाले पश्चिम उत्तान आसन। तो पश्चिम उत्तान आसन का लाभ हठ प्रदीपिका में क्या है, कोई बताएगा? पश्चिम उत्तान आसन का लाभ सर, जठराग्नि को प्रदीप्त करता, रोगों का नाश करता है, और एक पेट को पतला करता है, और प्राण का सुषुम्ना में संचार करता है। तो जो पेट को, उदर को जो दुबला करें, आजकल सबसे महत्वपूर्ण, लोग अपना मोटापा घटाना चाहते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न है, मोटापा घटाने में सबसे अधिक, क्योंकि शास्त्र में केवल इसी आसन को वो किया गया है कि उदर को पतला करता है। हमारे जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में केवल इस पश्चिम उत्तान आसन के लिए ही कहा गया है। अन्य सबों का प्रभाव है, अलग बात है, लेकिन शास्त्र में रिकमेंडेशन जो है वो पश्चिम उत्तान आसन का ही है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। तो मोटापा घटाने में रहता ही है, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और प्राण का सुषुम्ना में संचार करता है, प्राणों का सुषुम्ना में संचार करता है। तो ये महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक बार, परिवर्तित त्रिकोण आसन, ठीक है। त्रिकोण आसन और परिवर्तित त्रिकोण आसन, घुमा हुआ, मुड़ा हुआ, ठीक है। एक हाथ ऊपर और दूसरा हाथ विपरीत पैर के अंगूठे पे रहेगा, विपरीत, ठीक है ना। तो ये परिवर्तित त्रिकोण आसन। पार्श्व कोणासन, ये इस प्रकार, ये वाला पार्श्व कोण है, ठीक है। एक पैर 90 डिग्री पे, दूसरा बिल्कुल सीधा खींचा हुआ, और जो पैर खींचा हुआ वही वाला हाथ पूरा ऐसे उठा हुआ। तो ये पार्श्व कोण आसन है। पार्श्व यानी समीप, तो एक पैर, जो पैर 90 डिग्री है उसी के साथ हाथ लगा दिया, और जो पैर खींचा हुआ वही हाथ खींचा दिया, तो ये पार्श्व कोण आसन, ठीक है। ये भी पारंपरिक नहीं है, ये भी पारंपरिक नहीं है। अब वीर आसन, वीर आसन का वर्णन पारंपरिक शास्त्रों में मिलता है, पारंपरिक शास्त्रों में मिलता है, ठीक है। अब पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम तान आसन, उत्तान नहीं है, पश्चिम तान आसन होगा, ठीक है। तान यानी खींचना, किधर? पश्चिम, उधर को जो पीछे की ओर खींचता है, पश्चिम उल्टा खींचता है, वह पश्चिम तान आसन है, ठीक है। तो पश्चिम तान आसन है। यहाँ वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसको स्मरण रखना है, उदर को पतला करता है, उदर को पतला करता है, और दूसरा प्राणों का सुषुम्ना में संचार करता है, प्राणों का सुषुम्ना में संचार करता है। ये पश्चिम उत्तान। किनको नहीं करना चाहिए?
तो जिनको पेट की अधिक प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो और ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और ये साथ में साइटिका की प्रॉब्लम हो, इनको नहीं करना है, इनको नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हैं। गर्भवती को तो वैसे भी चांस नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। अब सुप्त वज्रासन, ठीक है, वज्रासन लेकिन लेट कर, वज्रासन में बैठकर पीछे की ओर लेट जाना, ये सुप्त वज्रासन आता है, सुप्त वज्रासन आता है। तो बहुत अधिक सावधानी का वर्णन है नहीं, लेकिन फिर भी किसको नहीं करना चाहिए, जिनकी जंघाएं बहुत अधिक उस तरह हो, मतलब बड़ी हो, मोटी स्थूलता अधिक हो, वे लोग नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। अन्य लोग सब कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पीठ का कुबड़ापन है, जो पीठ है उसको सबसे अधिक ये लाभ देता है। फिर चूंकि छाती को उन्नत करता है, इसलिए श्वसन संबंधी समस्याओं में भी और पेट में खिंचाव उत्पन्न होता है, तो आंत के संबंधी रोगों में भी लाभ करता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, तो ये अर्ध मत्स्येंद्र और वक्रासन लगभग एक जैसे ही है, लेकिन थोड़ा पैर की स्थिति चेंज हमें पता है, ठीक है। तो दोनों पाचन तंत्र से संबंधित बहुत अच्छे हैं, और इसके साथ साथ इन दोनों आसनों का प्रयोग अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज इत्यादि, विशेषकर डायबिटीज में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो डायबिटीज के लिए एक मंडूक आसन का प्रभाव और दूसरा इस अर्ध मत्स्येंद्र का प्रभाव किया जाता है, प्रभाव का वर्णन किया जाता है, ठीक है। बाकी बलासन वगैरह अपने नहीं है पर्टिकुलर में। बंद कोण आसन, ये जो हम भद्रासन करते हैं इसी को बंद कोण आसन कहा गया है, ठीक है। भद्रासन को ही बंद कोण, तितली आसन में बैठ के जो पैरों को हाथों से पकड़ लेना, इसको बंद कोण आसन कहा है। तो घुटनों में अलग प्रॉब्लम हो तो नहीं करें, साइटिका में और चोट, ठीक है। बाकी ये सभी प्रकार के श्रोणी रोगों के लिए लाभदायक है, पेल्विक गर्डल के रोगों के लिए लाभदायक है। अगला है मेरुदंड आसन, मेरुदंड आसन, ठीक है। अंग्रेजी में स्पाइनल कॉलम पोज और बैलेंसिंग गियर पोज, ठीक है। हिप पर बैठकर पैरों को पकड़ना मेरुदंड आसन कहा गया है, मेरुदंड आसन कहा गया है, ठीक है। क्योंकि बैलेंस करना होता है तो मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। आकर्ण धनुरासन, एक पैर से पश्चिम उतान वाली अवस्था, दूसरे पैर को पकड़कर कान के पास खींचने की अवस्था आकर्ण धनुरासन है, आकर्ण धनुरासन है। तो ये पेट के रोगों में भी लाभकारी है और जंघाओं में भी लाभकारी है। तो दोनों प्रभाव, पश्चिम उत्तान का कुछ लाभ दे रहा है और कुछ पेल्विक गर्डल वाला लाभ दे रहा है। अगला आसन गोमुख आसन, गोमुख आसन, ठीक है। पैर की स्थिति गाय के मुख के समान कर देते हैं, सबसे अधिक प्रभाव पेल्विक गर्डल पर ही पड़ता है, सबसे अधिक, ठीक है। तो प्रोस्टेट के लिए सबसे अच्छा आसन, गर्भाशय के लिए सबसे अच्छा आसन गोमुख आसन है, ठीक है। प्रोस्टेट और गर्भाशय रोगों के लिए ये अच्छा आसन माना जाता है, माना जाता है। फिर प्रोन पोस्चर आसन, तो इसमें भुजंग आसन, सलभ आसन, धनुरासन, ऊर्ध्व मुखोत्सवान आसन और मकर आसन, और मकर आसन, ये इत्यादि आसन प्रोन पोस्चर, जो पेट के बल लेटते हैं, कमर पीछे की ओर जाती है, कमर पीछे की ओर जाती है। तो पीठ में चोट हो, कार्पल टनल सिंड्रोम हो, नहीं करें। बहुत अधिक सिर दर्द गर्भावस्था में तो करनी नहीं है, ठीक है। हर्निया और अल्सर में, क्योंकि पेट में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हर्निया में नहीं करना चाहिए, अल्सर में नहीं करें। बाकी इसके लाभ ही लाभ है, ठीक है। सलभ आसन, तो ठुड्डी रहेगी जमीन पर, पैर पीछे से ऊपर उठा रहेगा, पैर पीछे से ऊपर उठा रहेगा, तो साइटिका इत्यादि रोगों में बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। तीसरा धनुरासन, वो शास्त्रों में है ही है, ठीक है। रक्तचाप, हर्निया, पेट अल्सर के रोगों में नहीं करें, बाकी इसके भी लाभ है। ये बैक, सारे ये जो बैक प्रोन पोस्चर है, बैक के लिए सबसे अच्छे हैं, बैक के जितने प्रकार के रोग हैं उन सब में लाभकारी है,
सब लाभकारी है। ऊर्ध्वमुख सवानासन, तो अधोमुख सवानासन अर्थात ये पर्वतासन, ठीक है। अधोमुख सवानासन में पर्वतासन, और ऊर्ध्वमुख सवानासन में हाथ पैर के ऊपर, सर ऊपर की ओर रहेगा, सर ऊपर, तो दंडासन की अवस्था लगभग कह सकते हो, दंडासन की अवस्था कह सकते हो, ठीक है। तो हाथों को मजबूत करने का पेट पर चूंकि प्रभाव पड़ता है। और मकर आसन, मकर आसन अब पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले, उसमें हलासन है, ठीक है, चक्रासन है, सर्वांग आसन है, मत्स्यासन है, शवासन है, और सेतु बंद आसन है, सेतु बंद आसन है। ध्यान रखना ये आसनों के नाम स्मरण रखने हैं, यदि नाम नहीं रखोगे तो प्रश्न गलत करोगे। सुप्त वज्रासन में दोनों पैर बाहर रखने का नहीं कहा गया है, ठीक है। सुप्त वज्रासन, वज्रासन चूंकि एड़ियों के ऊपर बैठकर ही किया जाता है, इसलिए सुप्त वज्रासन में एड़ियां बाहर नहीं रहेगी, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग एड़ियां बाहर रख के कर सकते हैं।